नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं वारसी सर आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब तक के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और यहां से एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसे कह सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि ऐसे छात्र जिनको ये लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं अक्सर क्लासेस में बोलता रहता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में ये बात अक्सर मैं सारे छात्रों को बताता हूं कि अगर आप ये कहते हो कि जो है कि मुझे सर इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो क्या बनता है? ट्रांसलेशन। एक यूपी बोर्ड के छात्र के लिए ट्रांसलेशन बेहद आवश्यक है। मैं तो हमेशा कहता आया हूं कि जिस बच्चे को लगता है कि उसे इंग्लिश नहीं आ रहा है, एक बार वो अपने अंदर झांक ले, उसे ट्रांसलेशन नहीं आता है। ट्रांसलेशन बेहद महत्वपूर्ण होता है किसी नई भाषा को समझने और सीखने में। और यहीं से भी यह हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की इस क्लास में। और ज्यादा हम देर न करते हुए विषय पे ही आते हैं और उसके बाद हम आगे चीजें कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए देखिए, मैं टॉपिक का नाम यहां पर लिख दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि टॉपिक आपका ट्रांसलेशन है और जो कि बेहद बेहद क्या बहुत बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, मैं इतना इसकी बड़ाई कर रहा हूं, इसका मतलब साफ है कि इस टॉपिक वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी कुछ चर्चा मैं ट्रांसलेशन के ऊपर करूंगा तो वहां से भी आपको जानकारी मिलेगा कि ट्रांसलेशन कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, चैप्टर का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भैया देखिए, इसको हिंदी भाषा में अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर हिंदी भाषा में इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी भाषा में इसे आप अनुवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते भैया? अनुवाद के नाम से आप इसे जानते हो। ठीक है। अब देखिए, ट्रांसलेशन वास्तव में क्या था, कैसे कैसे भाषा में आया है, अगर इस बात को आप जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग अनुवाद जो हिंदी में लिखा है उससे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं सकता। अगर कोई लड़का ये सोचे कि लाओ हम अनुवाद शब्द से ये समझ पाए कि ट्रांसलेशन में होता क्या है, तो मुझे लगता है ये हिंदी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। लेकिन एक नाम इसका और भी है, इसी ट्रांसलेशन की एक और हिंदी मीनिंग होता है, उसको अगर आप ध्यान दें तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिल ही जाएगा उस हिंदी नाम से कि वास्तव में ट्रांसलेशन में किया क्या जाता है। तो चलिए मैं दूसरे नाम को भी यहां पर लिखता हूं। दूसरा नाम देखिए इसका है भाषा रूपांतर। भाषा रूपांतर, ठीक भैया? तो भाषा रूपांतर भी इसका नाम है। अब इस नाम में अगर आप देखें तो बहुत कुछ जानकारी आपको मिल सकता है कि वास्तव में ट्रांसलेशन में किया क्या जाता है। आइए इसको तोड़ा जाए। एक्चुअली में हिंदी का एक यौगिक शब्द है और अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इसे एक कंपाउंड वर्ड कहा जाएगा, क्योंकि इस पूरे शब्द में तीन शब्दों का युग्म है। ये तीन शब्दों के मिलन से ये शब्द बना हुआ है। तो अगर इन तीनों शब्दों को अलग कर दिया जाए तो बहुत कुछ चीजें क्लियर हो सकता है। आइए अलग करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें एक शब्द आप देख सकते हैं, भाषा लिखा गया है। क्या लिखा गया भैया? भाषा लिखा गया है। और दूसरा शब्द अगर आप देखें तो दूसरा शब्द इसमें आपको रूप दिखाई पड़ रहा होगा। और तीसरा शब्द अगर आप देखें तो तीसरा शब्द आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है। अब आप आज स्वतः इसकी डेफिनेशन को समझ चुके होंगे, इसमें क्या किया जाता है, ये इसके दूसरे वाले नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक भैया? अब देखिए, वास्तव में ट्रांसलेशन क्या है वो साफ साफ यहां दिख रहा है। तो मैं आपको और क्लियर करके बता दूं, एक्चुअली में भैया ट्रांसलेशन किसी भाषा के रूप में अंतर होता है। ट्रांसलेशन क्या है? किसी भाषा का जो रूप है, स्वरूप है, उसमें परिवर्तन करना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। बाकी ट्रांसलेशन कुछ है ही नहीं। ट्रांसलेशन वास्तव में भैया यही था कि केवल इसमें हम लोग किसी भाषा के स्वरूप में बदलाव कर देते और कुछ नहीं था। और इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई एक भाषा
किसी दूसरे वाली भाषा में बदल जाता है, दूसरा भाषा का रूप धारण कर लेता है, तो ये जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं, एक भाषा का रूप बदलकर एक दूसरे भाषा में बदल देते हैं, ये प्रक्रिया हमारा ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी कुछ बच्चे को यह लगता था कि हिंदी को इंग्लिश भाषा में बदलना ही ट्रांसलेशन है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। हिंदी को अंग्रेजी भाषा में बदलना ही ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, बल्कि आप देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की यहां बात होती कि यही भाषा जब इस भाषा में बदलेगा तब ट्रांसलेशन होगा, तो शायद वह भाषा का नाम आया होता कि नहीं नहीं यहां हिंदी की ही बात होगी, नहीं नहीं यहां अंग्रेजी की बात होगी, ऐसा वहां स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ होता। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई भी भाषा, मैं किसी इंडिविजुअल भाषा का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी एक भाषा जब किसी दूसरे भाषा में बदलता है, तो ये जो बदलने की प्रक्रिया होता है, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। कहने का तात्पर्य था कि हिंदी भाषा को यदि आप अंग्रेजी भाषा में बदल दें तो भी ट्रांसलेशन कहलाएगा, अगर आप अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा में बदल दे तो वो भी ट्रांसलेशन है, हिंदी को संस्कृत भाषा में बदल दिया जाए तो भी ट्रांसलेशन है, संस्कृत को हिंदी भाषा में बदल दिया जाए तो वो भी ट्रांसलेशन है। कुल मिलाकर कोई एक भाषा जब किसी दूसरे भाषा का रूप धारण करने लगे तो उस प्रक्रिया में जो हम यूज करते हैं, बदलने की प्रक्रिया जो अपनाते हैं, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन क्या है ये आप जान चुके हैं। अब यहां पर बात आती है कि ट्रांसलेशन का उद्देश्य क्या था। देखिए भैया, भाषा में कोई भी चीज जब आता ना, तो ऐसे कोई यूं ही नहीं आता है। ये हमारे आप जैसा नहीं है कि चलो भैया कुछ लोग आए ऐसे यूं ही बैठे हैं, यूं ही लेटे पड़े हैं, यूं ही हंस रहे हैं, यूं ही चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। व्याकरण में हर व्यक्ति को अपना एक काम मिला है और वो व्यक्ति अपना वही काम करता हुआ नजर आएगा। कोई अनावश्यक नहीं है यहां पर। उद्देश्य के बगैर कोई चैप्टर आप पढ़ते ही नहीं। आइए मैं इसका उद्देश्य बता देता हूं कि अनुवाद को लाया क्यों गया। और एक जो सबसे आश्चर्यजनक बात मैं अगर बोलूं तो मुझे लगता है कि आप में से कई बच्चे नहीं जानते होंगे इस बात को, वो ये था कि दुनिया की किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन नामक चैप्टर होता ही नहीं। ये बात सुनकर आपको आश्चर्य होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने आया हूं, अंग्रेजी लैंग्वेज आपको पढ़ा रहा हूं, व्याकरण पढ़ा रहा हूं, तो क्या ये इसका चैप्टर है? ऐसा नहीं है। दुनिया के किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन नामक कोई चैप्टर होता ही नहीं। तो आप कहेंगे सर फिर है क्या ये? एक्चुअली में ये चैप्टर जानबूझकर लाया गया चैप्टर होता है, इसको जानबूझकर भाषा में जोड़ा गया। जब आप इसके उद्देश्य को जान जाएंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि इसको क्यों लाया गया। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। एक्चुअली में जब ट्रांसलेशन का उद्देश्य समझा जाएगा तो उसी में इसका जवाब भी छिपा है। जानते हो ट्रांसलेशन क्यों पढ़ाया जाता है? ट्रांसलेशन पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जिससे कि हम एक नई भाषा के प्रति अपनी समझ को स्थापित कर सके। क्योंकि माना जाता है कि जब कोई बच्चा जिस भाषा को जानता या समझता है उसके अलावा कोई भाषा सीखना चाहता है, तो उस भाषा को समझने में बीच में ये मीडिएटर का काम ट्रांसलेशन ही करता है। मतलब दो भाषाओं के बीच में मध्यस्थता का काम ट्रांसलेशन करता है। और इसी की वजह से, इसी की देन है जो आप एक नई भाषा को भी समझना चालू कर देते हैं। तो ये जानबूझकर लाया गया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, व्यक्ति जिस भाषा को जानता समझता है उस भाषा में जिंदगी में ट्रांसलेशन आप नहीं पाएंगे। आप लोगों को पता है यहां ज्यादातर बच्चे यूपी बिहार के लड़के हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी सबसे ज्यादा करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए ज्यादातर लोग, हम लोग हिंदी भाषा जानते समझते हैं। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आज तक कभी ऐसा संभव हुआ किसी किताब में, किसी गुरु के माध्यम से मुझे बताइए आप कि क्या ऐसा कभी हुआ कि हिंदी पढ़ाने वाले सर या हिंदी की जो पुस्तकें हैं उसमें कहीं पर ट्रांसलेशन है? किसी अध्यापक ने आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया हिंदी में? आप कहेंगे सर आज तक हमने नहीं देखा, न किसी किताब में देखा, न किसी गुरु के माध्यम से इस चैप्टर को हिंदी में हमने कभी पढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? आप क्यों नहीं पढ़ पाए? कारण यह था कि आप हिंदी जानते या समझते हैं, और जो व्यक्ति जो जानता समझता है फिर उस भाषा में ट्रांसलेशन नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन वहीं आएगा जहां आपको भाषा, एक नई भाषा को समझने की आवश्यकता थी। तो ये आपको एक भाषा की समझ पैदा करेगा। आशा करता हूं कि चीजें आप क्लियर कर ले जा रहे हैं।
इसी उद्देश्य से ट्रांसलेशन को लाए, क्योंकि हम लोग हिंदी जानते समझते हैं और हमें एक नई भाषा समझना था, अंग्रेजी भाषा समझना था, और इसी नाते एक नई भाषा को समझने में मीडिएटर का काम यही करेगा। यहां तक की बात अगर इंग्लिश की छोड़िए आप, दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत, जो कि किसी दूसरे देश की भाषा नहीं, हमारे अपने खुद के, हमें गर्वान्वित होना चाहिए, गर्व है हमें कि हमारी एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। उस भाषा को भी अगर आज हम पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आज भी संस्कृत पढ़ने में आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है। पढ़े होंगे आप सभी लोग ट्रांसलेशन, अपनी भाषा को पढ़ने में ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ा। रीजन ये था, भले हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषा, सोचिए पूरे विश्व की प्राचीनतम भाषा के रूप में संस्कृत है, चूंकि हमारी समझ संस्कृत में नहीं है, और यही कारण है कि संस्कृत जो है, जब हमको पढ़ने मन कहता है तो हमारे पास एक ही तरीका होता है, क्योंकि हमारी तो समझ हिंदी में है, संस्कृत में कहाँ था। हम लोग हिंदी सुनते थे, हिंदी बोलते, हिंदी में सपने भी आते हैं, तो इस नाते संस्कृत अपनी भाषा पढ़ने में भी हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ता है। बगैर ट्रांसलेशन के आप कोई नई भाषा समझ या सीख सकते ही नहीं। इतना महत्व है ट्रांसलेशन का। अपनी संस्कृत भाषा को भी सीखने में हमें ट्रांसलेशन का हेल्प लेना पड़ता है। तो आप वहीं से उसका अर्थ निकाल लीजिए, उसके मायने समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रांसलेशन। तो आज मैं चाहता हूं कि जो भी लड़का चाहता है कि इंग्लिश हमें आ जाए, तो मैं आपसे एक ही वादा कराना चाहता हूं, प्रॉमिस कराना चाहता हूं कि ट्रांसलेशन को बेहतर ढंग से सीखने की आवश्यकता है। और घबराइए मत, आप बचपन में जिस तरह से ट्रांसलेशन पढ़े हो वैसा कुछ नहीं है, यहां सब कुछ ट्रिक पर है। इतने प्यारे प्यारे ट्रिक मैं आपको दूंगा जो शायद ही कभी आपने कहीं किसी जो है यूट्यूब चैनल पर, किसी ऑफलाइन क्लास में आपने कहीं देखा होगा। मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप लोग पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन के बारे में आप जान चुके हैं, अब हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। यहां चूंकि देखिए भाई, हम लोग क्या सीखने आए, अंग्रेजी भाषा। हम लोग किस भाषा को जानते समझते, हिंदी भाषा। तो जब नई भाषा सीखना होगा तो अपनी भाषा को उस नई भाषा में ट्रांसलेट करना होगा, अर्थात हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में बदलना होगा। और बदलने से फायदे क्या होंगे भाई? आप कहेंगे सर मान लीजिए हम तो बदल देंगे, हिंदी को अंग्रेजी भाषा में बदल देंगे, सर इसके फायदे हमें क्या मिलेंगे? भाई आज दुनिया स्वार्थी हो गई, बिना फायदे हम कोई काम करना नहीं चाहते। हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है? आप भी स्वार्थी होंगे। आप बोल रहे होंगे भाई हम हिंदी को अंग्रेजी में बदले, हमारा लाभ क्या है? लाभ बता देता हूं आपको। ऐसा माना जाता है कि जब आप हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में बदलोगे तो उसका परिणाम जान तो क्या निकलेगा? तब आगे चलकर अंग्रेजी भाषा को आप हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके, बदल करके उस अंग्रेजी भाषा को समझना चालू कर दोगे। और एक चीज याद रखिएगा, तुम दुनिया की चाहे जितनी भाषा सीखना हो सीख लो, पढ़ लो, सीख भी जाओगे, लेकिन जब बात समझने की आएगी तो समझोगे हिंदी भाषा में। तो ट्रांसलेशन आपको अपनी भाषा में किसी नई भाषा को समझने में हेल्प करेगा। और ऐसा हुआ है आपके साथ। अभी उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे मैं आपसे कहूं, एक वाक्य बोलूं कि स्टूडेंट आई एम गोइंग, मैंने बोल दिया आई एम गोइंग। मुझे आशा है आप सब लोग समझ चुके होंगे मैंने क्या बोला है, लेकिन एक बार अपने अंदर झांक के देखिए आप, जो आप समझे हो मेरे अंग्रेजी वाले वाक्य का जो मतलब समझ पा रहे हो, वो इंग्लिश में नहीं समझ में आया होगा। वो जो कुछ समझ में आया होगा वो हिंदी में समझ में आया होगा। और आपने समझा क्या कि सर जी कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, ये तो आप समझ रहे हो। मुझे जवाब जरा दो, मैं तो इंग्लिश में बोला था ना आई एम गोइंग, तुम कैसे हिंदी में समझ लिए? ये हुआ कैसे यार? कभी सोचना आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि सर ने तो इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी में कैसे समझ रहा हूं कि मैं जा रहा हूं? इसके पीछे इसी का देन है। इसको तुम हल्के में लेके बैठे थे, इसकी वजह से तुम जान पा रहे हो कि मैं जा रहा हूं। इस जानते हो क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि तुम अपने जीवन में कभी ना कभी मैं जा रहा हूं को अंग्रेजी भाषा में बदले हो। और यही कारण है कि जब जो है आई एम गोइंग कहीं दिख रहा है तो उसको पलट करके हिंदी में आप समझ जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, इसका अर्थ है। तो बेटा सीखोगे हर भाषा, समझोगे अपनी भाषा में, तो ये बहुत मजेदार चीज होता है। चलिए भाई, अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, इतनी विशेषता मैंने इसके बारे में बता दिया। तो मेरे सारे छात्र ने कहा बस सर इसको आप पढ़ाई दो, बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना महत्व सुनने के बाद जरा सा मेरी इच्छा नहीं है कि इसको छोड़ा जाए, और छोड़ना भी नहीं चाहिए आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी अंग्रेजी भाषा इसी टिका है। ये आ गया
अंग्रेजी का एक चैप्टर तुम्हें समझ में आएगा, ये इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अब भाई हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में बदलने जा रहे हैं। तो आपको मैंने बहुत पहले बताया था, किसी भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, वाक्यों का हेल्प लेते हैं। हम वाक्यों के माध्यम से ही किसी भाषा को व्यक्त कर पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में बदलना चाहते हैं, तो ये अगर पता चल जाए कि हिंदी भाषा को व्यक्त करने में कितने प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तो मुझे लगता है उन्हीं सारे वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया जाए तो पूरी हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। तो बड़ी अच्छी बात है कि जितना वाक हिंदी में हम यूज करते हैं हिंदी भाषा को व्यक्त करने में, उतना ही लगभग वाक अंग्रेजी भाषा को भी व्यक्त करने में यूज होता है। कितने वाक? 5 वाक। तो 5 वाक वही वाक है जो इंग्लिश में आपने लिखा था। पहला असर्टिव हुआ, दूसरा इंट्रोगेटिव हुआ, तीसरा आपका इंपरेटिव हुआ, चौथा आपका ऑप्टेटिव हो जाएगा, पांचवा आपका एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। इसका मतलब जब हिंदी इन्हीं 5 वाक्यों के माध्यम से व्यक्त हो रही है, तो इन्हीं 5 वाक्यों को अगर अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो पूरी हिंदी भाषा अनुवादित हो जाएगा किसमें? इंग्लिश भाषा में। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही ना? चलिए भाई, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, आप शुरुआत 5वें वाक्य से करना चाहेंगे कि पहले वाक्य से? तो मुझे लगता है सारा बच्चा कहेगा भाई सर उल्टा कहां चला जाएगा, पहले चलिए आप शुरू से। मतलब आप असर्टिव वाक्य का अनुवाद करना चाह रहे हैं हिंदी का, जो हिंदी का असर्टिव सेंटेंस है उसी को अंग्रेजी भाषा में आप बदलना चाह रहे हो। भाई शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो ये आप इससे पहले यार एक चीज और पता करिए, आप ये जो हिंदी का असर्टिव सेंटेंस है ये अंग्रेजी में जहां होगा वही तो ट्रांसलेट करोगे। आप कहेंगे हाँ सर, जहां हमको मिलेगा जिस जगह पर अंग्रेजी में ये वाला वाक्य वहीं चलकर अनुवाद कर लिया जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। तो जब हम लोगों ने खोजना चालू किया कि जो हिंदी का पहला वाक्य है वो अंग्रेजी भाषा में कहां है, तो जवाब हमें मिलता है कि हिंदी का केवल पहला ही वाक्य नहीं बल्कि दूसरा वाक्य भी, अर्थात असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों वाक्य हमें कहां दिखाई पड़ते भैया? ये हमें दोनों दिखाई पड़ते हैं टेंस में। और यही कारण है, तुम बचपन से देखते आ रहे होगे दुनिया का कोई टीचर जब ट्रांसलेशन पढ़ाता है तो टेंस हेडिंग डालता है, लेकिन तुम जैसे विद्यार्थी सोचते हो सर जी हमें टेंस पढ़ा रहे हैं, हमें सर जी तुम्हें ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि ट्रांसलेशन में टेंस क्यों लिखा जाता है। कारण था कि हिंदी के 5 वाक्यों में जो शुरुआती पहला और दूसरा वाक्य था वो टेंस में दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि हर टीचर की मजबूरी है कि अगर वो ट्रांसलेशन पढ़ाएगा सबसे पहले टेंस पढ़ाएगा, जिससे कि 5 वाक्यों में 2 वाक्य का अनुवाद यहां पर हो जाए। और आपने नोटिस किया होगा पूरा 12 टेंस में 2 वाक्य का अनुवाद होता है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव का। और जब ये टेंस खत्म होता है तो कौन सा वाक्य पढ़ते हो? इंपरेटिव पढ़ते हो, तब तीसरा वाक्य होता है हिंदी का, फिर ऑप्टेटिव पढ़ते हो, चौथा वाक्य, फिर एक्सक्लामेटरी पढ़ते हो, 5वां वाक्य, और यहीं पर आपका पूरी ट्रांसलेशन समाप्त हो जाता है। ये सब चीजें आपने बचपन में देखा होगा, लेकिन बस आज उसी चीज को हम व्यवस्थित आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई टेंस से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि हिंदी का पहला दूसरा वाक्य यहां पर मिलेगा और यही हमारा टॉपिक भी पड़ गया टेंस, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेंस। यहां से क्वेश्चन परीक्षा में आपके जरूर बनता है। चलिए टेंस देखिए बेटा, जिसको हिंदी भाषा में आप लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक, काल क्या होता है? समय होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत टेंस के बारे में भी आप जानते रहिए, अनुवाद तो चलता ही रहेगा। टेंस मतलब काल होता है, इससे आप समय भी कह सकते हो, लेकिन दुर्भाग्य कभी आपने देखा टेंस का मतलब यद्यपि समय होता है, लेकिन जब टेंस के अंतर्गत आप वाक्यों को पढ़ते हैं तो अक्सर आप कार्यों की चर्चा करते हैं। जैसे जब मैं कहता हूं मैं जा रहा हूं, ये किस टेंस का वाक्य है? तो आप कहते हैं सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। मैं पूछता हूं क्यों है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य? तो आप में से ज्यादातर लड़के कहते हैं कि सर क्योंकि इसमें जाने वाला कार्य जारी है, इस नाते प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। आप जरा सोचिए, आप पढ़ क्या रहे थे? समय के बारे में। काल मतलब समय होता है, लेकिन जब आप इसके अंतर्गत आने वाले वाक्यों के बारे में बताते हो तो बार बार कह रहे हो कार्य जारी है, कार्य जारी है। आप ये क्यों नहीं बोलते समय जारी है? जब टेंस का मतलब समय है तो टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों में ये क्यों नहीं बोल रहे हो इसमें सर समय जारी है, इसमें समय सर पूरा हो चुका है? ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो?
बोला कुछ जा रहा, लिखा कुछ गया है, इतना कंफ्यूजन है ना पढ़ने लिखने में, इससे और आप भागने लगते हैं। मैं इसका जवाब देता हूं बेटा। एक्चुअली में जो टेंस का मतलब समय होता है, इसमें जानते हो समय का बोध कैसे होता है? टेंस के बारे में कहा गया है कि टेंस के अंतर्गत जो हम समय को महसूस करते हैं, एक्चुअली वो कार्यों के माध्यम से होता है। तो जब कार्यों के माध्यम से समय को व्यक्त किया जाए तो वो टेंस होता है। इसी नाते टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों को पढ़ने से, सुनने से पहले हमें कार्य का पता चलता है, फिर समय का पता चलता है। यही इसके पीछे कारण है। जैसे जब मैंने कहा मैं जा रहा हूं, तो पहले आपको एक्शन पता चला कि कोई कार जाने वाला हो रहा है, बाद में यही वाक्य आपको यह भी बता रहा है कि जा रहा हूं, इसका मतलब ये कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। तो कार्यों के माध्यम से समय का बोध होता है टेंस में, और इसी नाते इसके अंतर्गत आने वाले वाक्यों से पहले कार्य का पता चलता है, फिर समय का पता चलता है। इतनी बात क्लियर है? चलो टेंस के बारे में जान गए। इसके बाद प्रश्न आता है कि ये टेंस अंग्रेजी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी को पता है ये टेंस हमारे अंग्रेजी भाषा हो या हिंदी भाषा हो, दोनों ही भाषाओं में देखा गया ये 3 प्रकार के होते हैं। मुझे लगता है और किसी भी भाषा में अगर टेंस होता होगा, मैं तो भाई 1-2 टेंस के बारे में जानता हूं, जो भाषा जानता हूं उसी बारे में बता सकता हूं। अगर और जगह टेंस होगा तो दुनिया की हर भाषा, मुझे लगता है समय की चर्चा 3 ही बताया जाता है, जिसमें 3 में देखिए पहला कौन है? 3 में देखिए अगर हम पहले की बात करें तो पहला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा देखिए हमारा आता है पास्ट टेंस। तीसरा हमारा आता है फ्यूचर टेंस। ठीक, तो बेटा कोई आपसे पूछे टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस जिसको आप हिंदी भाषा में क्या कहते हो, अगर इसकी हिंदी हम लोग जानना चाहें तो हिंदी भाषा में प्रेजेंट टेंस को हिंदी में आप वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा गया, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। अब इतने तो आप समझदार होंगे तीनों में क्या क्या है। मतलब वर्तमान काल का मतलब आप समझते हो, जब किसी वाक्य को पढ़ने से एक ऐसे कार्य का पता चल रहा हो जो वर्तमान काल में चल रहा हो, मतलब जो इस समय चल रहा हो, वो वर्तमान काल होता है, ठीक है। और भूतकाल का मतलब हुआ कोई ऐसा कार्य जो बीते हुए समय के विषय में बताए, और भविष्य काल मतलब एक ऐसा समय होता है जो बार बार हमें आने वाले समय के बारे में बात करता है, तो फ्यूचर टेंस होता है। ये बहुत सामान्य चीजें हैं, इस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आगे अगर इसको हम आगे बढ़ाएं आपका, तो आगे बढ़ाने के बाद हमें फिर एक जानकारी मिलती है कि जैसे भैया हम इंसान के शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो शरीर के अंग होते हैं। तो जैसे हाथ, पैर, नाक, कान हम लोग के शरीर का एक अंग है, उसी तरह से हमारे इन तीनों टेंस के भी 4 पार्ट्स बताए गए, 4 अंग बताए गए। तो आइए इन चारों अंगों को देख लिया जाए। इन तीनों टेंस के हाथ पैर को देखा जाए। इनके हाथ पैर 4 हैं, और इन चारों में देखिए, इसका पहले यहां लिख भी देता हूं तो आप लोग को ये बात पता रहे जब आप नोट्स बना लीजिए। कुछ जगह पर मैं लिख नहीं रहा हूं, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे आप नोट्स भी बना लिया करिए, वीडियो को 1-2 बार देख लिया करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप यही कहेंगे टेंस तो आपका 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन चूंकि प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स भी होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, जिसको इंग्लिश में पार्ट्स कहेंगे और हिंदी में ये अंग होता है। तो हम इंसानों की तरह इनके भी भाई 4 अंग है। अब इन चारों अंगों को जरा देखा जाए। सबसे पहले अंग का नाम क्या है भैया? सबसे पहले अंग का नाम है, अगर पहले की बात करें तो पहला हमारा इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। तीसरा की बात करें तो तीसरा हमारा परफेक्ट है, तीसरा हमारा परफेक्ट है। चौथे की बात करें तो चौथा हमारा परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। ये भैया जो चारों पार्ट्स आप देख रहे हैं, जिसमें पहला इंडेफिनिट है, दूसरा कंटिन्यूअस है,
तीसरा परफेक्ट है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एक्चुअली में ये चारों पार्ट्स किसी एक टेंस का नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चारों पार्ट्स केवल प्रेजेंट का होगा तो ये कहना गलत होगा, या केवल पास्ट का होगा ये कहना गलत होगा। अगर केवल आप फ्यूचर का मान के बैठे हो तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि ईश्वर ने चारों पार्ट्स, जैसे हम इंसानों को ईश्वर ने हाथ पैर को हम ही दिए हैं, यह हथवा पैरवा केवल हमको ही मिला है, आपको भी तो मिला होगा ना। पक्षपात देखिए ईश्वर नहीं करता है ना, तो व्याकरण के विद्वान भी इनके साथ पक्षपात नहीं किए, हाथ पैर तीनों को दे दिए। तो ये चारों पार्ट्स क्या था, ये तीनों टेंस के माने जाते हैं। यही सेम चारों पार्ट्स प्रेजेंट टेंस का भी है, यही सेम चारों पार्ट्स आपका पास्ट टेंस का भी है, यही सेम चारों पार्ट्स आपका फ्यूचर टेंस का है। और इसीलिए कहा जाता है कि टेंस तो आपके मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम इनके अंगों को मिलाकर इनकी गणना करते हैं, अंगों को मिक्स कर लेते हैं, तब इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है भैया, 12 हो जाता है। तब 4 प्रेजेंट हो जाएगा, 4 इसमें आ जाएगा पास्ट में तो 8 टेंस हो जाएगा, और वही 4 इसमें आ जाएगा फ्यूचर में तो इसका हो जाएगा 12। तो वैसे तो टेंस 3 प्रकार के हैं, लेकिन अंगों को मिलाने पर इनकी संख्या 12 मानी जाती है। तो टोटल 12 टेंस हमारे होते हैं। ठीक है, यहां टोटल की बात करें तो टोटल में 12 टेंस हमारे आ जाएंगे, 12 टेंसेस। ठीक है, अब यहीं से भैया हमें अनुवाद करना है, एक एक टेंस का हमारा अनुवाद शुरू हो जाएगा। तो भाई आप समझिए पहला टेंस क्या बन के आएगा, पहला टेंस हमारा आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाने से पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों पे काम करना चाहिए, नहीं तो बेटा आप पकड़ नहीं पाओगे। और आप एकदम निश्चिंत रहें, चीजें बहुत बेहतर आपको मिलेगा, आपको जरूर आएगा। मेरी अपनी प्लानिंग होती है, मेरे क्लास में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन चीजें बहुत क्वालिटी से भरा हुआ रहेगा। तो मैं ऐसे नहीं तुरंत पहले टेंस से पढ़ाना चालू कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। पहले मैं आपके वीकनेस को दूर करूंगा, जिससे कि तुम टेंस पढ़ने के दौरान कहीं हिलो डुलो मत, एकदम मजबूती के साथ जहां खड़े रहो मजबूती के साथ आप रहें। इस नाते अभी एक चीज पहले पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको टेंस को आगे कंटिन्यू करूंगा। और वो क्या चीज है जिसको मुझे लगता है कि जहां पढ़ाना चाहिए वहां भी नहीं पढ़ाया गया होगा आपको, हाई स्कूल इंटर यहाँ सब, यहाँ जबकि यहाँ जरूर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाते हैं और उसके बाद ये आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद बच्चा सीख जाएगा। पहले तो आप उसकी कमियां दूर करिए। अब आप कहेंगे सर आप किस चीज की चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि बेटा जब आप ट्रांसलेट करोगे हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में, आप बदलाव करोगे, तो आपको भी पता है कि आपको हर वाक्य में सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, हर वाक्य में सब्जेक्ट जरूर आएगा, कर्ता जरूर आएगा। और ये जो कर्ता होते हैं, जैसे आपका वह हुआ है ना, वे हुए, तुम हुआ, जिसको अंग्रेजी में ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे कहते हैं, इनका प्रयोग आपसे गलत होता है। और जब इनका प्रयोग आपका गलत होगा तो आप सही अनुवाद नहीं कर पाएंगे। और यहीं से आपकी जो कमी शुरू होती है कर्ताओं के प्रयोग को लेकर, यही पूरी कमी आपका वॉइस में ले डूबेगा आपको, और यही पूरी कमी आपको नरेशन में और लेकर जाकर डूब जाएगा, अगर इनके बारे में आपको नहीं पता होगा कि कर्ताओं का आखिर प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे इनका यूज किया जाए कि गलत ना हो। इस पर चर्चा होगा। तो हम कर्ताओं के विषय में बताएंगे, उन कर्ताओं के कार्यों के बारे में बताएंगे, कैसे कर्ता अपना वाक्य में कार्य करते हैं, इन सभी विषय पर मुद्दे पे चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ बेटा हमको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, और यदि आप कहते हैं लिखने की जरूरत है, अगर आप कह रहे हैं कि लिखने की जरूरत है, तो चलो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, जिससे कि आप नहीं कहेंगे सर भाई कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं, मैं उनसे भले कह रहा हूं कि आप लिख लो, लेकिन लड़का लिख नहीं पाता है, तो पहले इसको लिखा करके फिर अगले टॉपिक पे आ जाते। ठीक, चलिए तो देखिए मैंने हेडिंग डाला था ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद या भाषा रूपांतर। ठीक, ये था। और ट्रांसलेशन के अंतर्गत चूंकि सबसे पहला टॉपिक हम रखेंगे टेंस को, जिसको हिंदी भाषा में काल कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहां पर जब हेडिंग पड़ जाएगा टेंस का, तो हम टेंस के बारे में बताएंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस
तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे भाई नोट्स बना नहीं पाते, उनके लिए हम नोट्स भी बनवा रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन ठीक है, बच्चे अपना खुश रहेंगे। ठीक है, होते हैं। अब इन तीनों टेंस का नाम डाल देते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा टेंस आपका है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल। तीसरा टेंस आपका है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्य काल। ठीक बेटा, इस तरह जैसे मैंने बनाया ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद एक नोट हम लोग डालेंगे, नोट। नोट के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रत्येक टेंस के 4 अंग भी होते हैं, जो निम्न है, जो निम्न है। वो चारों कौन है, इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग रख लेते हैं। चारों में हमारा पहला कौन भैया? पहला इंडेफिनिट, दूसरा हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा हमारा परफेक्ट, चौथा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक भैया, अब एक हेडिंग डालेंगे हम लोग विशेष। विशेष, विशेष के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे, ध्यान रहे टेंस तो तीन होते हैं, तीन होते हैं, किंतु अंगों जिसे आप लोग अंग्रेजी में पार्ट्स कहते हैं, ठीक है, को मिलाने पर इसकी संख्या 12 हो जाती है, ठीक भैया। ये आपको बेसिक पूरी जानकारी मिल गई, जिससे कि अगर यहां से कोई सवाल बनता है तो ऐसा ना रहे कि आप इसका जवाब न दें, आपको हर छोटी बड़ी चीजें यहां पर आपको बताया जा रहा है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे भैया, केस के ऊपर मतलब कर्ताओं का केस हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो कर्ताओं का केस आपका जो है केवल हेडिंग के रूप में आप बना लीजिएगा, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं पूरा भी हो जाए कोई चीजें, तो इसको पूरा हम लोग बाद में कर पाएंगे, तो कल वाले क्लास में इसको हम पूरा कर लेंगे। तो यहां पर देखिए, सब्जेक्ट का पहले हम लोग केस पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक टेंस का अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट केस, ठीक है, सब्जेक्ट केस, हिंदी में इसे आप कारक कहेंगे, ठीक भैया, हिंदी में कारक। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी आज अगर मैं शुरू, क्योंकि पूरा सूची बनाना पड़ेगा, पूरी टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाने में समय आपका चला जाएगा, तो पूरा हो नहीं पाएगा, समझाना भी रहेगा।
तो कल इसको पढ़ाने के बाद समझाया जाएगा और एक टेंस, पहला टेंस की शुरुआत भी हो सकता हो जाए। तो कल इसका लेक्चर सेकंड चलेगा और थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन बढ़िया से आप पढ़िए, इसलिए हम समय दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस सीधा लिखते पढ़ते आगे बढ़ जा रहे हैं। समय देंगे तो आप भी समय देंगे तो उस पर ज्यादा चीजें आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में उसको बैठा पाएंगे। जल्दी जल्दी ज्यादा बता देंगे तो कब बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हमारी मुलाकात इसी समय कल होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, ओके बाय।